नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर का पूरा नाम है जोहान केपलर। वो एक एस्ट्रोनॉमर रहे हैं 16th सेंचुरी में। जोहान केपलर वाज ए 16th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर हु एस्टैब्लिश्ड 3 लॉज ऑफ ए प्लानिटरी मोशन। देखिए, ये जो हमारा सन है और सन के चारों ओर प्लानेट घूमते रहते हैं। सन के चारों ओर प्लानेट घूमते रहते हैं, तो उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया है और इसके लिए सन के चारों ओर जो प्लानेट घूम रहे हैं, 8 प्लानेट जो घूम रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने 3 रूल दिया है। उस रूल को हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन बोलते हैं। हम बारी बारी से तीनों लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ डिस्कस करिए। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि प्लानेट जो होते हैं मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ये जो है प्लानेट, यहाँ है सन और सन के चारों ओर प्लानेट घूम रहे हैं। कौन से पाथ पर? इलिप्टिकल पाथ पर। कौन से पाथ पर? इलिप्टिकल पाथ का। इलिप्टिकल पाथ का मतलब सर्कुलर पाथ नहीं है, ये ओवल शेप में है। इलिप्स का मतलब क्या चीज़ है? नॉट ए सर्कुलर पाथ, ओवल शेप में होते हैं। और इसमें 2 फोकस होता है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। इलिप्स और सर्किल में थोड़ा सा अंतर है। इसमें 2 फोकस होते हैं। सर्किल एकदम ऐसा होता है और इसमें एक सेंटर होता है, लेकिन इलिप्स का शेप सर्कुलर नहीं है, ओवल शेप में है और इसमें 2 फोकस हैं और इसके एक फोकस पर सन होते हैं। द सन एट फोकस, द सन एट फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट लॉ? द प्लानेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द सन एट फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि प्लानेट क्या सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चलता है, तो इसका जवाब नहीं। इसका पाथ कैसा है? इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, नॉट ए सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, अंडाकार ओवल शेप में है। ठीक, सेकेंड लॉ को डिस्कस कीजिए। तो कहता क्या है कि द प्लैनेट स्वेप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझिए बात को, सन के चारों ओर प्लानेट घूम रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो क्या होता है कि जब ये सन के निकट होते हैं ना, तो ये प्लानेट थोड़ा तेज चलते हैं। लोगों को मिस अंडरस्टैंडिंग है कि प्लानेट हमेशा एक ही स्पीड में चल रहा है। नहीं, जब ये सन के निकट होते हैं तो ये थोड़ा तेज चलते हैं, फास्टर होते हैं। और जब ये दूर रहते हैं तो थोड़ा स्लो होते हैं। मतलब कि जब नियर टू द सन है या क्लोजर टू द सन है तो ये फास्टर है, और यदि नियर टू द सन है, सॉरी थोड़ा दूर में है, फार टू द सन है, तो ये स्लोवर है। क्लोजर टू द सन है तो ये फास्टर होता है, थोड़ा तेज चलता है, और फार टू द सन है तो ये स्लोवर चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो ये बताए, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया केपलर्स ने, तो उन्होंने बताया कि ये प्लानेट स्वेप्स करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, बाय द वे, यदि टी
टाइम्स लगा है और यहाँ से यहाँ इसको आने में t टाइम लगा है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होगा। ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होगा। कोई पूछे कि जब सन के निकट कोई प्लानेट होता है तो उसका स्पीड क्या होता है, तो बोलेंगे फास्टर होता है। और यदि प्लानेट फार टू द सन है तो उस स्थिति में स्पीड ऑफ द प्लानेट क्या होता है, स्लोअर होता है। सेकेंड लॉ में आप क्या लिखिएगा, द प्लानेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अब हम थर्ड लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। टी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर को पूरा करने में, एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में प्लानेट जितना समय ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। The time taken to complete one revolution around the sun को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और आर क्या चीज़ है, मीन रेडियस। देखिए कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, सबका एवरेज आप ले लीजिए तो इसका ये मीन रेडियस हो जाएगा। तो कहते हैं थर्ड लॉ बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन रेडियस। यही चीज़ लिखेंगे। क्या बोलेंगे भाई, टाइम पीरियड का स्क्वायर करना है, लिखेंगे क्या चीज़, रूल क्या चल जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लानेट, ऑफ द प्लानेट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन रेडियस। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ बोला क्या आपका कि ये इलिप्टिकल पाथ में चलेगा, प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट, द सन एट द फोकस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। सेकेंड लॉ क्या बोला, स्वीप the planet sweep equal area in equal time interval। and third law बोला a square of time period is directly proportional to cube of mean radius। ओके, केपलर्स लॉ आपको समझ में आ गया है। अब डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ डिड न्यूटन्स गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल। तो न्यूटन ने कैसे इनवर्स स्क्वायर रूल को गेस किया, तो केपलर्स लॉ से ही डिस्कस किया, केपलर्स लॉ से ही उसने गेस किया। आप जानते हैं कि इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, यही है। अब इसको उन्होंने कैसे गेस किया, देखिए समझिए बात को कि ये हमारा प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहा है, ऐसा तो लोगों को ऐसा पता चला, न्यूटन को भी ये बात पता चला केपलर से कि ये घूम रहा है। केपलर बता चुके थे कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ये हमें प्रूव करना है। ये चीज़ उनको कहाँ से मिला था, बाई केपलर्स लॉ से, बाई केपलर्स लॉ से।
और ये न्यूटन ने इसको गेस किया है। इसको हम देखिए कैसे हम इससे हम लोग जिस तरह से न्यूटन ने गेस किया उस तरह से हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जब ये इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है थोड़ी देर के लिए, ये मानिए कि ये घूमने का कारण क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। घूमने का कारण सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। यही फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला यहाँ पर यही हो जाएगा mv²/r। और इसको हमको प्रूव करना है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, m तो कांस्टेंट है, v²/r। ये रेडियस कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, वेलोसिटी कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा चक्कर लगाने में यदि एवरेज डिस्टेंस इसका r है तो पूरा का पूरा चक्कर घूमने में इसका डिस्टेंस कवर करेगा 2πr, और पूरा का पूरा घूमने में टाइम लेगा ये इसके टाइम पीरियड के बराबर। ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी के जगह पर लिख सकते हैं 2πr/t। यही चीज़ लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के जगह पर 2πr/t। ये स्क्वायरिंग है तो इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए और डिवाइडेड बाई r। ठीक है जी। अच्छा, ये केपलर लॉ से पता है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त हुआ 4πr² डिवाइडेड बाई t² और नीचे में r आ गया। t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, r³ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर t² है, वहाँ पर आप लिख दीजिए r³। 4πr², यहाँ पर लिख दीजिए t² जहाँ है वहाँ लिख दीजिए r³ × r। अब ये r² है तो एक r तो ख़त्म हो गया, बच गया एक r से ये हटता है तो r²। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4πr² हो गया। 4π क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यही हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², 1/r²। यही हमारा न्यूटन ने गेस कर लिया। इसी के आधार पर इन्वर्स स्क्वायर रूल हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली proportional to a square distance between them। ठीक है।